सो हाय गाइस, आपका स्वागत है रॉन मानहुआ में। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको यह सीरीज देखने में मजा आएगा। शुरुआत में कुछ लोगों को यह थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप बस 5 मिनट तक वीडियो देखिए और आपको यह सीरीज देखने में जरूर मजा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ली होयोंग, एक 29 साल का ऑफिस वर्कर, एक दिन सीखता है कि अपोकलिप्स में 15 दिन बाकी हैं। ये उसे तब पता चलता है जब वो एक गॉब्लिन को बेयर ट्रैप से बचाता है, जिसके बदले उसे एक मिस्टीरियस मेडिसिन मिलती है। पता चला कि ये मेडिसिन उसे आसानी से लेवल अप करने देती है और एक स्ट्रेटेजी गाइड भी देती है। दुनिया में हर किसी को मिस्टीरियस एंड ऑफ वर्ल्ड टावर को जीतने के लिए ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और होयोन को अपने टीममेट्स के साथ मिलकर काम करने का रास्ता ढूंढना है ताकि हर कोई जिंदा टॉप तक पहुंच सके। लेकिन क्या वो टावर के कई ट्विस्ट्स को पार कर पाएगा और सबको एक साथ जिंदा रख पाएगा? हमारा हीरो सुबह सुबह एक जोरदार वर्कआउट प्लान के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। 7 बजे तक वो 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। फिर दोपहर तक वो एक बैम्बू सोर्ड के साथ 500 हेड स्ट्राइक्स का अभ्यास करता है। शाम 5 बजे तक वो जिम में मॉन्स्ट्रस लेवल्स का वर्कआउट करता है। फिर घर वापस जाता है और अगले दिन फिर से यही करने की तैयारी करता है। इस बैक ब्रेकिंग रूटीन के लिए, जिसे वो 2 हफ्तों से कर रहा था, उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। कुछ लोगों को लगता है कि वो पागल हो गया है और शायद उसके लिए पागल होना बेहतर होता, क्योंकि जो आ रहा है वो इससे भी ज्यादा बुरा है। एंड ऑफ द वर्ल्ड का दरवाजा जल्द ही खुलने वाला है और उसकी सारी क्रेजी प्रिपरेशन के बाद उसके खुलने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी हैं। इससे पहले चलिए वापस शुरुआत में चलते हैं। 15 दिन पहले, उसके पागलपन शुरू होने से पहले, कोरिया में सभी को उनके फोन पर एक स्ट्रेंज क्रिटिकल डिजास्टर अलर्ट मिला। इसमें बताया गया था कि मॉन्स्टर्स पूरे देश में दिखाई देने लगे हैं, लेकिन इसमें आगे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। सिर्फ यही सलाह थी कि आसपास के इलाके के नागरिक तुरंत इवैक्यूएट करें। शुरुआत में किसी को भी स्ट्रेंज रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं हुआ और कुछ ने तो इसे एक प्रैंक भी समझा। रिपोर्ट्स की वैलिडिटी को साबित करने के लिए एक लाइव स्ट्रीमर ने मॉन्स्टर से भरे इलाके में जाकर लाइव फुटेज कैप्चर करने का फैसला किया। यहां तक कि कैमरा पर एक जायंट ऑर्क दिखाई देने पर भी व्यूअर्स को यकीन नहीं हुआ कि यह सच था। असल में उन्हें लगा कि ये कोई बॉडी बिल्डर या कॉस्ट्यूम में कोई आदमी है। ऐसा तब तक लगा जब तक कि मॉन्स्टर स्ट्रीमर की तरफ बढ़ने नहीं लगा। व्यूअर्स ने उसे वार्न करने की कोशिश की और पैनिक्ड चैट में उसे पीछे देखने की भीख मांगते हुए मैसेजेस भर गए, लेकिन स्ट्रीमर के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ब्रॉडकास्ट एक टेरिफाइंग श्रीक के साथ खत्म हुआ, जो इतना जोरदार था कि हमारे प्रोटोगोनिस्ट को अपने ईयरबड्स कान से निकालने पड़े। ये हैं ली होयोंग, एक 29 साल के ऑफिस वर्कर और हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर। और वो वीडियो दुनिया के हमेशा के लिए बदलने का उनका पहला टेस्ट था। एक दिन काम से घर लौटते समय वो एक गॉब्लिन जैसे ओल्डर मॉन्स्टर से टकराया, जो सड़क पर पड़े एक बेयर ट्रैप में फंसा हुआ था। वो गॉब्लिन जैसा क्रीचर मदद के लिए होयोंग की तरफ देखने लगा, लेकिन हमारा एमसी बेहतर जानता था। प्यारे होयोंग ने सोचा कि वह किसी भी हाल में एक राक्षस की मदद नहीं करेगा, खासकर जब वह बस क्यूट बनने का दिखावा कर रहा हो। लेकिन जब उस मॉन्स्टर ने अपने परिवार की तस्वीर दिखाई तो होयोंग को एहसास हुआ कि अगर वह उस राक्षस को अकेला छोड़ देता तो असली राक्षस तो वह खुद होता। उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने जल्दी से उस जाल को हटाया जिसमें वह राक्षस फंसा हुआ था, और इस काइंडनेस के बदले में उसे एक आइटम मिला जिसका नाम था सिल्वर गॉब्लिन स्पिल। इस अजीब से आइटम के साथ एक हॉलोग्राम भी दिखाई दिया जो किसी सिस्टम का हिस्सा लगता था। स्टैट विंडो में आए मैसेज से पता चला कि यह पिल उसे एक अजीब सा नया ट्रेट देगा, लेकिन यह साफ नहीं था कि वह ट्रेट क्या था। होयोंग ने सोचा कि वह इतनी सस्पिशियस चीज को नहीं खाएगा। वह घर लौट आया और न्यूज में एक बड़ी बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा था, जो एक टावर की तरह लग रही थी और कहीं से भी अचानक शहर के बीचों बीच आ गई थी। यूएस आर्मी को उस टावर में भेजा गया, लेकिन जल्द ही उनसे संपर्क टूट गया। दुनिया भर में मॉन्स्टर्स और रहस्यमयी टावर्स के अचानक आने से लग रहा था कि अपोकलिप्स शुरू हो गया है। जैसे ही वह इन सब के बारे में सोच रहा था, उसके अपार्टमेंट के ठीक बाहर एक धमाका हुआ। उसके घर के पास की सड़क पर एक और रहस्यमयी टावर अचानक दिखाई दिया। होयोंग ने अपने हाथ में रखी हुई पिल को आखिरी बार देखा। इन सब चीजों के बीच उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम थे। वैसे भी यह शायद एकमात्र मौका था जब वह किसी अजीब मॉन्स्टर द्वारा दी गई पिल को निगलकर कुछ क्रेजी कर सकता था। जैसे ही उसने पिल खाई, उसका शरीर नीले रंग की चमकदार रोशनी से चमक उठा
और उसे सिस्टम विंडो से और भी नोटिफिकेशंस मिलने लगे। इस पिल ने उसे सेजेस स्टेटस विंडो दिया था, जो उसकी मौजूदा स्थिति के लिए सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट वाली गाइड देगा। यह गाइड एक किताब के रूप में दिखाई दी और जैसे ही उसने इसे खोला, यह एक और स्टेटस विंडो में बदल गई जिसने उसे एक डरावना मैसेज दिखाया। द डोर टू द एंड ऑफ डेज खुलने में 15 दिन बचे थे। उसे द एंड ऑफ डेज के लिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, कार्डियो एक्सरसाइजेज और केंडो सीख कर तैयारी करनी थी। और यहीं से उसकी क्रेजीनेस शुरू हुई। उसने गाइड की सलाह मानी और 15 दिनों तक सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक्सरसाइजिंग पर ध्यान दिया। लेकिन अब द डोर टू द एंड खुल गया है और यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसे बिना किसी वार्निंग के एक अनजान जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया है और उसके पास काम करने के लिए बस एक कुंद सोर्ड है जो उसके पीछे आ गया था। अब जब वह यहां है और द एंड ऑफ डेज शुरू हो गया है, तो गेम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अभी वह ट्यूटोरियल एरिया में है जहां वह बेसिक्स सीखेगा। सिस्टम उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है और डेटा के विश्लेषण के आधार पर उसे कॉम्बैट स्वॉर्ड्समैन क्लास दी गई है। इस क्लास में बहुत सारे निर्देश और गाइड होते हैं जो शुरू में थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन इसका सार यह है कि उसे इस सर्वाइवल फॉरेस्ट में 2 उद्देश्यों में से एक को पूरा करना है। पहला यह कि वह 60 मिनट तक जंगल में जीवित रह सकता है या फिर वह एग्जिट ढूंढकर भाग सकता है। अगर इस जगह को ट्यूटोरियल कहा जाता है तो उसे खेल शुरू होने से पहले थोड़ी तैयारी के लिए समय मिलना चाहिए। सेज स्टेटस विंडो उसे जीवित रहने की उच्चतम संभावना के लिए और अधिक गाइड प्रदान करती है। यह उसे ट्यूटोरियल के सभी 60 मिनटों का उपयोग करके जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स को मारने की सलाह देता है। एक्सपीरियंस प्राप्त किए बिना भागना भविष्य में उसके विकास में बाधा डालेगा। सेज स्टेटस ने उसे व्यायाम करने के लिए कहा होगा क्योंकि वह जानता था कि यह स्थिति उत्पन्न होगी। उसे बस मॉन्स्टर्स का शिकार करना जारी रखना है और एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए अपना समय लेना है। और जैसे ही वह ऐसा करने का निश्चय करता है, एक मॉन्स्टर झाड़ी से प्रकट होता है। यह एक लेवल 1 वन हॉर्नड रैक्यून है और यह शुरू में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन फिर यह अपने दांत और पंजे दिखाता है। यह साबित करता है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। रैकून पहल करते हुए पहला हमला करने के लिए होयोंग की ओर कूदता है, लेकिन होयोंग तैयार है और बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 1 नामक एक स्किल का उपयोग करके मॉन्स्टर को तुरंत मार डालता है। वह सिर्फ एक ही वार में मर जाता है, जिसका अर्थ है कि वह काफी कमजोर होना चाहिए, लेकिन यह अपेक्षित है क्योंकि यह सिर्फ एक ट्यूटोरियल मॉन्स्टर है। बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप का प्रत्येक वॉर 2 मैजिक पॉइंट का उपयोग करता है और अभी उसके पास अधिकतम 10 पॉइंट हैं। इसका मतलब है कि वह कुल मिलाकर बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप का केवल 5 बार उपयोग कर सकता है। वह जितने हो सके उतने पॉइंट बचाकर जंगल में मॉन्स्टर्स का शिकार करना जारी रखता है जब तक कि आखिरकार वह लेवल 2 तक नहीं पहुंच जाता, जो उसके एचपी और एमपी को रीजनरेट करता है। इसके अलावा वह हर बार लेवल अप होने पर पॉइंट भी प्राप्त करेगा, जिसका उपयोग वह अपने स्टेट्स को बढ़ाने के लिए कर सकता है। लेकिन फिर सिस्टम की स्क्रीन अचानक से ग्लिच हो जाती है और उसका लेवल वापस 1 पर समायोजित हो जाता है। ऐसा वेट ऑफ नॉलेज नामक एक डीबफ के कारण होता है। सेज स्टेटस गाइड से मिलने वाले जबरदस्त लाभ को संतुलित करने के लिए वह अन्य प्लेयर्स की तुलना में काफी धीमी गति से लेवल अप होगा। यह एक हास्यास्पद हैंडीकैप जैसा लगता है, लेकिन उसका लेवल वापस कर दिए जाने के बावजूद वह लेवल अप से प्राप्त पॉइंट रखता है। इसका मतलब है कि यह एक हैंडीकैप नहीं है, यह वास्तव में एक ओवरपावर्ड बग है। होयोंग रास्ते में मॉन्स्टर्स को मारते हुए जंगल में अपनी खोज जारी रखता है। ठीक पहले की तरह जब भी वह लेवल अप होता है, उसके लेवल रद्द कर दिए जाते हैं और वह फिर से लेवल 1 पर आ जाता है, लेकिन पॉइंट को बरकरार रखता है। उसके इस प्रदर्शन के कारण वह ट्यूटोरियल में अविश्वसनीय रूप से मजबूत होने लगा है, लेकिन हर बार जब वह लेवल अप करता है तो उसे अगले लेवल तक पहुंचने के लिए अधिक एक्सपी की आवश्यकता होती है। फिर भी इस तरह से अपने स्टैट्स को बढ़ाना सामान्य तरीके से आसान है। अब जब जंगल थोड़ा शांत लग रहा है तो वह एक पल रुककर अपने कुछ स्टैट्स को लेवल अप करने का फैसला करता है। उसके पास 4 विकल्प हैं: स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना और सेंसिटिविटी। स्ट्रेंथ और एजिलिटी एक कॉम्बैट स्वॉर्ड्समैन के लिए सबसे अच्छे विकल्प होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ मजबूत हमलों की अनुमति देगी और एजिलिटी उसकी गति और सजगता को बढ़ाएगी। लेकिन जिस स्टैट की उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है वह सेंसिटिविटी है, जो उसे एक समय में अधिक एमपी रखने की अनुमति देगा। जैसे जैसे वह जंगल में लड़ता है, रैकून गिरते रहते हैं, और भले ही यह सिर्फ ट्यूटोरियल है, मॉन्स्टर्स अभी भी काफी कमजोर हैं। वह डिफॉल्ट स्टैट्स के साथ भी उन्हें आसानी से हराने में सक्षम था।
वह काफी समय से लड़ रहा है और रैकून कम होने लगे हैं। हालांकि उसकी बढ़ी हुई सेंसिटिविटी स्किल के कारण वह उन्हें पहले की तुलना में बहुत आसानी से ढूंढ पाता है, लेकिन उसकी स्किल से उसे पास से कुछ खतरनाक चीज के आने का भी पता चलता है। एक भयानक नोटिफिकेशन के साथ सिस्टम मेनू खुल जाता है। क्योंकि वह इलाके के सभी मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब रहा, एक हिडन क्वेस्ट सक्रिय हो गया है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर स्पॉन होता है और यह एक लेवल 2 वन हॉर्न्ड रैकून अल्फा है। यह रैकून बाकी की तुलना में बहुत बड़ा और मजबूत है और सिर्फ उसकी उपस्थिति में ही एक डराने वाली आभा है। रास्ते से हटते ही राक्षस एक पेड़ से टकरा जाता है। यह तेज है और गैंडे की तरह चलता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह इस इलाके का बॉस है। हो योंग शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। यह चीज इलाके के बाकी रकूनों से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे हराना नामुमकिन है। वह तब तक इंतजार करता है जब तक कि जानवर एक और वार करने की तैयारी नहीं कर लेता। फिर वह चकमा देकर अपनी बेसिक सोर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करके उसे तेजी से मार देता है। यह काम करना उसके लिए बहुत आसान था क्योंकि उसका ट्रू लेवल 7 था। इसी के साथ ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है और अब अगले इलाके में जाने का समय आ गया है। एक पोर्टल खुलता है और हो योंग एक बड़े लाल कमरे में टेलीपोर्ट होता है, जहां दूसरे प्लेयर्स भी थे जो भ्रमित थे। कमरे की छत पर लगे एक स्पीकर से एक आवाज गूंजती है जो उन सभी का स्वागत करती है जिन्होंने ट्यूटोरियल पूरा कर लिया है। यह जगह टावर की लॉबी है और इस इलाके में मौजूद लोग अभी C2567 क्षेत्र में हैं। हो योंग को जो दिख रहा है उसके हिसाब से वहां 14 पुरुष और 11 महिलाएं हैं। ये सभी लोग उसके जैसे ही ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद यहां भेजे गए होंगे। हालांकि उसके विपरीत बाकी सब घबरा रहे हैं और स्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह समझना आसान है क्योंकि अगर सेज विंडो ने उसे पहले से चेतावनी नहीं दी होती तो वह भी उनकी तरह घबरा रहा होता। लेकिन चूंकि वह बाकी लोगों से ज्यादा अपनी स्थिति के बारे में जानता है, इसीलिए उसे भरोसा है कि वह जिंदा बच जाएगा। जैसे ही समूह शांत होने की कोशिश करता है, एक छोटा सा मैस्कॉट कैरेक्टर आता है और उन्हें बताता है कि वे टावर ऑफ द एंड में हैं। खरगोश अपना परिचय कुम के रूप में देता है और उसकी स्टेटस के हिसाब से वह लेवल 55 का है। अपने छोटे आकार के बावजूद वह लोअर फ्लोर मैनेजर है और वही है जिसका उन्हें आगे जवाब देना होगा। लोग इतने ज्यादा उलझन में थे कि वे खरगोश की बात नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन सयान आगे आता है और वही पूछता है जो बाकी सब सोच रहे थे, क्या यह सचमुच दुनिया का अंत है? बनी उनके शक की पुष्टि करता है और उन्हें कुछ और जरूरी जानकारी देता है। कमरे में मौजूद सभी 22 लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक खेल में हिस्सा लेंगे। पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसान अभी टावर में हैं और उन्हें टावर पर चढ़ने के लिए हर फ्लोर पर हर मिशन के लिए मिलकर काम करना होगा। फिर हो योंग पूछता है कि क्या वे टावर के ऊपर पहुंचने के बाद अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट पाएंगे। कुम को इसका जवाब नहीं पता है, या कम से कम वह ऐसा दिखावा करता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वह उनसे कहता है कि टावर पर चढ़ने का मकसद ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए उन्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो लोग नहीं चढ़ेंगे वे सब मर जाएंगे, और ट्यूटोरियल में काफी लोग पहले ही मर चुके हैं। हो योंग का दिमाग उसके अतीत के कुछ लोगों की तरफ जाता है और वह डर जाता है कि कहीं वे भी ट्यूटोरियल से न निकल पाए हों। अपने घबराए हुए विचारों को बीच में ही रोककर कुंगुम खिलाड़ियों के सामने एक नई चुनौती रखता है। वह चाहता है कि कोई आगे आए और उसे मारने की कोशिश करे। घर जाने के लिए उसे मरना होगा और जो भी इसमें सफल होगा उसे एक खास इनाम मिलेगा। हालांकि कुंगुम को हराना बहुत आसान लगता है, लेकिन यह जरूर कोई चाल है। एक लेवल 15 वाले के सामने ये बिगिनर खिलाड़ी कैसे जीत सकते हैं? वो फैसला करता है कि वह अभी बस बैठकर देखेगा कि क्या होता है। तभी गाइड खुलती है और उसे कुंगुम को घर पहुंचाने में मदद करने की सलाह देती है। चूंकि गाइड उसे रैबिट को घर पहुंचाने में मदद करने के लिए कह रही है, इसका मतलब है कि कुंगुम पर हमला करना एक अच्छा विचार होना चाहिए। अभी तक गाइड की बात मानना उसके लिए कभी बुरा नहीं रहा, तो शायद उसे आगे बढ़कर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कुछ करना वाकई इसके लायक है जिससे उस पर बहुत ज्यादा ध्यान जाए? जैसे ही वह अपना फैसला करने में स्ट्रगल करता है, एक और एडवेंचरर चुनौती के लिए आगे आता है। देर हो चुका था, लेकिन कम से कम अब वह देख पाएगा कि कोई और इस चुनौती को कैसे लेता है। एडवेंचरर आगे बढ़ता है और अपनी ब्लेड घुमाता है, जबकि कुंगुम खड़ा होकर उसके हमले का इंतजार करता है। लेकिन तलवार रैबिट से टकराने से ठीक पहले एक बहुत बड़ी मुट्ठी खिलाड़ी के चेहरे पर जोर से पड़ती है, उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है और हर जगह खून बिखेर देती है। एक समय का छोटा सा कुंगुम अब एक हल्क लाइक क्रीचर में बदल गया है और उसने एक ही हिट में एक खिलाड़ी को मार दिया।
कमरा तुरंत अव्यवस्थित हो जाता है क्योंकि लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ लोग चिल्लाते हुए टूट पड़ते हैं। होयोंग सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है, यह सोचकर कि अगर उसने वॉलंटियर किया होता तो क्या होता। कुंगुम अपने ओरिजिनल साइज में वापस आता है और सभी से कहता है कि यह बस एक गलती थी। वहीं गाइड अभी भी हमारे एमसी को कुंगुम को घर पहुंचाने में मदद करने की सलाह दे रही है। होयोंग सोचता है कि क्या गाइड ने उससे झूठ बोला, जबकि मैनेजर अभी भी और वॉलंटियर्स की तलाश में है। लेकिन गाइड उससे झूठ क्यों बोलेगी, खासकर उन सब के बाद जो वह झेल चुका है। उसे हर सिनेरियो में सबसे अच्छे पॉसिबल ऑप्शंस देकर उसे जिंदा रखना होता है ना? जैसे ही वह सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए, सेजेस आई एक्टिवेट हो जाती है। सेजेस आई उसे अन्य खिलाड़ियों और मॉन्स्टर्स की स्टेटस विंडो देखने की क्षमता देती है। ये गाइड के अलावा एक और एबिलिटी है और ये इसलिए प्रकट हुई ताकि वह कुंगुम के स्टैट्स को सीधे तौर पर देख सके। अब जब उसने खुद इसे देख लिया है, हून मुस्कुराता है और समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह कुंगुम को घर भेजने के लिए वॉलंटियर करता है, जबकि हर कोई अभी भी घबराहट में इधर उधर भाग रहा है। अब जब उसे पता चला है कि गाइड झूठ नहीं बोल रही थी, कुंगुम उसे चेतावनी देता है कि वह लेवल 1 का है, जिससे उसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब वह एक अच्छा काम कर रहा होता है तो उसका लेवल जरूरी नहीं होता। फिर हमारा एमसी रैबिट पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन कोई उसे रोकने की कोशिश करता है। सब बस किसी को मरते हुए देखते रहते हैं और उसे और सावधान रहना चाहिए। बाकी की भीड़ भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन होयोंग के पास पहले से ही एक योजना है। अगर चीजें वैसे ही होती हैं जैसा वह सोच रहा है, तो वे सब कुछ रोमांचक देखेंगे। पहले की तरह जैसे ही हो योंग अपनी तलवार घुमाने की तैयारी करता है, खरगोश छोटे और प्यारे से विशाल और भयानक में बदल जाता है और वह तुरंत हो योंग के चेहरे पर एक विशाल मुक्का मारता है। कुंगुम ने जो कहा था उसमें कुछ अजीब था। हो योंग ने मूल रूप से कमरे में 24 प्लेयर्स गिने थे, लेकिन कुंगुम ने 25 कहा। यह सिर्फ एक साधारण गलती हो सकती है, लेकिन यह अधिक संभावना है कि कुंगुम ने उन्हें डराने के लिए एक चाल चली हो। उन्हें डर था कि एक भयानक लेवल 55 मॉन्स्टर उन्हें किसी भी समय गलती से भी मार सकता है। कुंगुम ने गलत संख्या इसलिए बताई क्योंकि वहां शुरुआत में केवल 24 प्लेयर्स ही थे। जैसे ही मुक्का हो योंग के चेहरे पर लगता है, वह उसे चकमा देने की कोई कोशिश नहीं करता। इसके बजाय मुक्का उसके चेहरे से पूरी तरह से गुजर जाता है, जिससे हो योंग को अंतिम वार करने का मौका मिलता है और वह कुंगुम को मार देता है जैसा कि उसने सोचा था। जिस व्यक्ति को पहले मारा गया था वह कुंगुम के हारते ही गायब हो जाता है। वह कुंगुम द्वारा बनाया गया एक मानव होलोग्राम था। सेजेस आई ने खुलासा किया कि जिस कुंगुम का वे सामना कर रहे थे वह मैनेजर का असली रूप नहीं था। यह एक होलोग्राम था जो डैमेज पड़ने पर गायब हो जाता है। जैसे ही खरगोश जमीन पर गिरता है, वह उन लोगों को शुभकामनाएं देता है जिनमें साहस है और एक स्टेट पॉइंट छोड़ जाता है। जैसे ही लोग समझना शुरू करते हैं कि क्या हुआ, कोई सीधे हो योंग से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि कुंगुम एक होलोग्राम था। वह उन्हें अपने सेज स्टेटस विंडो के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन वह कम से कम उन्हें दूसरे सुरागों के बारे में बता सकता है जो उसने देखे थे। मुख्य बात यह थी कि उसने देखा कि चे योल के शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी खून उसके शरीर के आर पार हो गया। इसके बावजूद उसका चेहरा और कपड़े साफ थे, भले ही वह बहुत करीब थी। इसलिए उसने सोचा कि यह सब सिर्फ उन्हें डराने के लिए एक नाटक था। जैसे ही वह उस स्टैट पॉइंट का उपयोग खुद पर करने की तैयारी करता है, कोई उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसके लिए वह पॉइंट लेना बेकार होगा क्योंकि वह तो बस उस हत्या में भाग्यशाली रहा। यह घमंडी आदमी एक लेवल 4 का प्लेयर है जिसका नाम किम सियांग है और उसका घमंड उसके बात करने के तरीके से साफ झलक रहा है। उसके घमंड का कारण यह है कि हो योंग अभी भी लेवल 1 पर है, जबकि उन्होंने ट्यूटोरियल पूरा कर लिया है, जिसका मतलब है कि वह या तो कमजोर है या वह कुछ भी नहीं मार सका, इसलिए वह बस भाग गया। स्योंग के तर्क के अनुसार इसका मतलब है कि हमारा एमसी जल्दी ही मर जाएगा, इसलिए उसे स्टैट पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं है। हो योंग सियांग के चेहरे के ठीक सामने स्टैट पॉइंट का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं करता है और अगर बात लड़ने पर आती है तो वह उसके लिए भी तैयार है। होनयांग को अपने अनुभव से पता है कि सबसे बुद्धिमानी भरा काम अहंकारी लोगों जैसे कि स्योंग से दूर रहना है, लेकिन वह इस तरह की जिंदगी हमेशा नहीं जी सकता। अगर उसे इसी तरह से लोग नीचा दिखाते रहेंगे तो उसे खुद के लिए खड़े होने में सक्षम होना होगा। तभी एक स्पीकर से आवाज आती है और उनकी बहस रुक जाती है। स्पीकर घोषणा करता है कि जो खिलाड़ी इतने समय तक जीवित रहे हैं उन्हें गोल्ड दिया जाएगा। गोल्ड का उपयोग शॉप में किया जा सकता है और ट्यूटोरियल में मारे गए मॉन्स्टर्स की संख्या के अनुसार अतिरिक्त गोल्ड दिया जाएगा।
फिर स्पीकर यह घोषणा करता है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक शुरुआती गोल्ड वाले व्यक्ति के पास 7,400 गोल्ड हैं। बाकी खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा 1,500 गोल्ड ही मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड वाला व्यक्ति हमारा एमसी ली होयांग है। निश्चित रूप से वह इसे उजागर करने की योजना नहीं बनाता, क्योंकि एक स्टेट पॉइंट के कारण ही एक आदमी पहले से ही उससे जल रहा था। शॉप खुल जाती है और उसमें 3 चीजें हैं जिनके लिए गोल्ड का उपयोग किया जा सकता है। पहला, आइटम्स और हथियार। दूसरा, अपने स्किल्स को लेवल अप करना। और तीसरा, अपने स्टैट्स बढ़ाना। चूंकि उसके पास बहुत सारा गोल्ड है, इसलिए होयांग सबसे पहले अपने सभी स्टैट्स को उच्चतम स्तर तक बढ़ाता है। उसके बाद भी उसके पास 4,600 गोल्ड बचते हैं। वह अपने बेसिक सोर्ड्समैनशिप स्किल को भी लेवल अप करता है, जिस पर 1,500 गोल्ड अतिरिक्त खर्च होता है। अंत में वह एक नया आउटफिट खरीदता है, क्योंकि वह अपनी जिम यूनिफॉर्म को हमेशा नहीं पहन सकता है। जैसे ही वह अपने इन्वेंट्री में देख रहा होता है, पहले मिली हुई लड़की चेस योल उसके पास सलाह मांगने आती है। यह अजीब है कि वह एक लेवल 1 प्लेयर से मदद मांग रही है, लेकिन उसके लेवल के अलावा वह बता सकती है कि कुंगुम का सामना करने के तरीके से वह बहुत बहादुर है। हो योंग उसकी परीक्षा लेने का फैसला करता है और पूछता है कि उसके पास कितना सोना है। भले ही वह उसे देख सकता था और वह उसे सच बता देती है। अपने सोने के साथ वह एक हीलर भी है, जिसकी इंसेंसिटिविटी स्टैट बहुत ज्यादा है। फिलहाल हो योंग को यह छिपाना है कि उसके पास एक चीट की है और इसके बजाय उसे कुछ ईमानदार सलाह देनी है। वह पूछता है कि क्या उसे व्यायाम करना पसंद है, और उसके जवाब से वह उसे बताता है कि उसकी स्टैमिना स्टैट सबसे अधिक अच्छी नहीं है। हालांकि वह केवल यही जानता है क्योंकि वह सीधे उसकी स्टैट विंडो देख रहा है। चूंकि उसमें स्टैमिना की कमी है, उसे उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कम स्टैमिना का मतलब है कि वह आइटम्स पर सोना खर्च करने के बावजूद उनका लंबे समय तक उपयोग नहीं कर पाएगी। जब वे बात कर रहे थे, पहली मंजिल का मिशन शुरू हो जाता है और मैनेजर उन्हें 3-3 लोगों की टीम बनाने का आदेश देता है, जो अगले मिशन में एक साथ जाएंगे। जिन प्लेयर्स की टीम नहीं होगी, उन्हें रैंडम टीम्स में डाल दिया जाएगा। हो योंग जानता था कि एक ग्रुप मिशन आएगा, लेकिन वे इसे उसकी उम्मीद से बहुत पहले दे रहे थे। एक लेवल 4 प्लेयर किम जून सजेस्ट करता है कि उन सभी को अपनी क्लासेस का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही एक दूसरे का लेवल देख सकते हैं। वे सभी अपनी क्लासेस का खुलासा करते हैं और लोग उस जानकारी का उपयोग करके टीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। योइल हो योंग के साथ एक टीम बनाने के लिए आती है, जो उसे उसकी पहली टीम मेंबर बना देगी। उसके पास उसे मना करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह एक हीलर है, लेकिन बाकी सब उसके साथ टीम बनाने के लिए उतने उत्साहित नहीं थे। भले ही उसके पास एक हीलर थी, लेकिन वह लेवल 1 था। इस बात ने उनमें से बहुत से लोगों को उसकी टीम में शामिल होने से रोक दिया। चूंकि लेवल 4 प्लेयर्स बहुत रिलैक्स्ड थे, इसलिए सभी ने एक दूसरे के साथ सफलतापूर्वक टीम्स बना ली। एक बार जब उनके लिए टीम्स बनाने का समय समाप्त हो जाता है, तो बिना टीम के बचे हुए व्यक्ति को एक इनकम्प्लीट टीम में रैंडमली रख दिया जाता है और इसी के साथ पहली मंजिल का मिशन शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य से हो योंग की इनकम्प्लीट टीम में रखा गया व्यक्ति सियोंग है। किसी तरह भले ही वह लेवल 4 का है, फिर भी वह हो योंग से कम पॉपुलर है, जिसे हर कोई लेवल 1 समझता है। उसके आक्रामक व्यवहार से यह एक आश्चर्य है कि क्या वे इस मिशन को पार करने के लिए भी उसके साथ कोऑपरेशन कर पाएंगे। चूंकि बात इस हद तक आ गई है, तो समस्या यह नहीं है कि यह संभव है या नहीं। हो योंग को टावर में जीवित रहने के लिए इसे संभव बनाना होगा, चाहे कुछ भी हो। मिशन शुरू होने के साथ ही उन्हें तत्काल ऑब्जेक्टिव दिखाया जाता है। उन्हें 12 घंटे की समय सीमा के भीतर एक कोबल्ट जनजाति को खत्म करना है। सेओंग तुरंत वैनगार्ड की जगह लेता है और उनके लिए कोबल्ट जनजाति को मिटाने की पेशकश करता है। हो योंग उसे याद दिलाता है कि यह एक टीम मिशन होना चाहिए, और इससे वह क्रोधित हो जाता है। आखिरकार वह उसे उसके कम लेवल के बावजूद कैरी करने के लिए इतनी कृपा से तैयार था। फिर भी हो योंग शिकायत कर रहा है। एमसी बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालने और लड़ाई शुरू नहीं करने का फैसला करता है। यूं ही वह राक्षस को आगे बढ़ने और अपनी मर्जी से कुछ भी करने देता है। वे घने जंगल में चलते रहते हैं, जबकि यील खामोशी से उन्हें बहस करते देखती है। यहां तक कि वह भी सोचने लगी है कि क्या यह पार्टी वास्तव में अंत में ठीक रहेगी। अभी के लिए उन्हें बिना किसी परेशानी के इस मिशन को पूरा करने पर ध्यान देना होगा। जैसे ही वे जंगल से चलते रहते हैं, होयोंग देखता है कि किसी कारण से पहाड़ों में बहुत सारे कीड़े हैं। वह यह भी देखता है कि बहुत सारे फल खा लिए गए हैं, सिवाय एक विशेष प्रकार के। इससे पहले कि वह इसके बारे में ज्यादा सोच सके, ईसील उसे बुलाती है।
वह कोबाल्ट मॉन्स्टर के बहुत मजबूत होने के बारे में चिंतित है और बहुत अच्छा मौका है कि यह ट्यूटोरियल से एक सींग वाले रकून से भी ज्यादा मजबूत है। हालांकि चूंकि यह सिर्फ पहली मंजिल है, वे इसकी ताकत की परवाह किए बिना इसे संभाल पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपनी सतर्कता कम करनी चाहिए। आखिरकार वे अपने पहले कोबाल्ट का सामना करते हैं और यह एक लेवल 5 मॉन्स्टर है जो उनके विचार से कहीं ज्यादा इंटिमिडेटिंग है। यह मॉन्स्टर निश्चित रूप से रकून से ज्यादा मजबूत है और होयोंग को लगता है कि उन्हें पहले अपने आसपास की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आसपास कोई और कोबाल्ट न हो। दूसरी ओर सियोंग उतना सतर्क नहीं है और वह सीधे कोबाल्ट से लड़ने के लिए बाहर निकलता है। उसके अनुसार यह इसलिए है क्योंकि होयोंग इतना डरपोक है कि वह अभी भी लेवल 1 पर है। बिना किसी रिस्ट्रेंट के बड़ा आदमी अपने छिपने की जगह से बाहर निकलता है और मॉन्स्टर पर अपना हमला शुरू कर देता है। उसे पूरी ताकत से उसके चेहरे पर घूंसा मारता है। यह हमला मॉन्स्टर के चेहरे पर साफ साफ लगता है, लेकिन कोबाल्ट शायद ही कोई प्रतिक्रिया देता है। इसके बजाय ब्लेटेंट रूप से हमला किए जाने के बाद वह सिर्फ गुस्से में दिखता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह से लड़ते हैं, जबकि होयोंग और योल सुरक्षित दूरी से देखते हैं। सियोंग बहुत ज्यादा स्टबर्न था और अब वह इतनी बहादुरी से खतरे में पड़ गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह काम कर रहा है। योल अपने कॉमरेड की मदद करने के लिए झाड़ियों से बाहर निकलती है, उसे हील करती है। शुक्र है कि होयोंग को इलाके में और कोई कोबाल्ट्स महसूस नहीं होता है। सियोंग का स्ट्रेंथ लेवल 24 है और ऐसा लगता है कि वह निश्चित रूप से फाइट में अपनी वर्थ लाता है। यूल की मदद से वह उसे अकेले भी हरा सकता है, लेकिन उसके स्ट्रेंथ की तुलना में डैमेज इतना कम हो रहा है। मॉन्स्टर को हराने का कोई और तरीका होना चाहिए। गाइड प्रकट होता है और कोबाल्ट्स के बारे में कुछ और जानकारी देता है। वे पैसिव मॉन्स्टर हैं जो तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें प्रोवोक नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि सियोंग ने बिना किसी कारण के मुसीबत खड़ी कर दी है। होयोंग को इस मॉन्स्टर को हराने का तरीका जानने के लिए सिचुएशन पर थोड़ा और रिसर्च करना होगा। सियोंग जैसे ही गाइड को देखता है, उसे कुछ ऐसा मिलता है जो शायद उसकी और मॉन्स्टर्स के बीच की ताकत की खाई को पाट सकता है। इसी बीच सियोंग अपने स्टोन फिस्ट स्किल का इस्तेमाल करके कोबाल्ट को लगातार पीटता रहता है। मॉन्स्टर उसकी जानलेवा हमले से बच निकलता है, जिस वजह से ओगर के जोरदार मुक्के से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ जंगल में गिरता है और एक दूसरे कोबाल्ट पर जा लगता है जो आराम से अपना काम कर रहा था। यह वाला लेवल 6 का है और यह उस पहले वाले से भी ज्यादा गुस्से में दिखता है जिससे वह लड़ रहा था। अब यह एक 2 पर 1 की लड़ाई है जिसमें योल हीलर की भूमिका में है और ऐसा लगता है कि सियोंग अब बड़ी मुसीबत में है। वह उस छुपने की जगह की तरफ देखता है जहां हुआंग था और सोचता है कि लेवल 1 का प्लेयर मदद करने के लिए बाहर क्यों नहीं आया, लेकिन वह देखकर हैरान रह जाता है कि होयोंग वहां नहीं है। सियोंग के पास यह सोचने का मुश्किल से ही समय था कि उसका साथी भाग गया है, क्योंकि कोबाल्ट ने सियोंग को चकमा देने से पहले एक जोरदार वार करने के लिए अपना हाथ उठाया। अचानक से आईएल अपने साथी को बचाने के लिए कूद पड़ती है और वह अपनी तलवार से मॉन्स्टर को काटती है, लेकिन वह तुरंत फिसलकर अपने मुंह के बल गिर जाती है। मॉन्स्टर आईएल पर हमला करने के लिए उसकी तरफ लपकता है, लेकिन वह उसके पीछे हवा में फेंके गए एक फल को नहीं देख पाता है। होयोंग अचानक से बाहर निकलता है और हवा में ही फल को काट देता है और उसके रस के साथ अपनी बेसिक तलवारबाजी स्किल का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मार देता है। उस रस का मॉन्स्टर पर बुरा असर पड़ता है और जैसे ही वह मॉन्स्टर की चमड़ी के संपर्क में आता है, वह तुरंत पिघलकर फट जाता है। योल और सियोंग दोनों यह देखकर चौंक जाते हैं कि होयोंग ने अचानक से ऐसा कुछ कैसे कर दिया और उसने अकेले ही लेवल 6 के कोबाल्ट को भी खत्म कर दिया। यह शुरू से ही होयोंग की योजना थी। उसने देखा था कि कीड़ों ने सारे फल खा लिए थे, लेकिन उन्होंने बैंगनी वाले फलों को नहीं छुआ था। इसलिए उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब गाइड ने उसे बताया कि कोबाल्ट पॉइजन के प्रति संवेदनशील होते हैं और वह पहाड़ों से पॉइजन इकट्ठा करके इस्तेमाल कर सकता है, तो उसे एहसास हुआ कि ये जहरीले सेब इस मिशन को पूरा करने की कुंजी थे। हमारा एमसी येल को खड़ा होने में मदद करता है और उसका हालचाल पूछता है, जबकि सियोंग पीछे गुस्से में उबल रहा होता है। उसके नजरिए से ऐसा लगता है कि होयोंग पीछे छुपकर बैठा रहा और तब तक इंतजार किया जब तक कि सियोंग ने सारा काम नहीं कर लिया। फिर जब सही समय आया तो होयोंग झाड़ियों से बाहर निकला और मॉन्स्टर पर आखिरी वार करके उसे चुरा लिया। ओगर होयोंग पर लगातार चिल्लाता और बेइज्जती भरे शब्द बोलता रहता है, लेकिन हमारा एमसी डरने के बजाय और ज्यादा परेशान और कंफ्यूज्ड होता है। ऐसा लगता है कि वह स्थिति को समझ नहीं पा रहा है, जिसका मतलब है कि सियोंग को आगे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वे सूरज ढलने तक कोबाल्ट के गांव पहुंच जाते हैं और जैसा कि उन्हें आदेश दिया गया था, वे उसे खत्म करने के लिए अंदर जाते हैं।
होयोंग और यिजो को उन राक्षसों को बाहर निकालने में आसानी होती है जो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगभग लगता है कि वे ऐसा करने में मजा ले रहे हैं। लेकिन सेंग को अकेले राक्षसों का सामना करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने मुक्के मारता है या वह कितनी कड़ी लड़ाई लड़ता है, वह मुश्किल से एक राक्षस को नीचे गिरा पाता है। इस बीच अन्य दो बिना किसी समस्या के कई कोबाल्ट को खत्म कर देते हैं। सेंग एक पल के लिए विचलित हो जाता है और सोचता है कि वे दोनों इतनी आसानी से राक्षसों को कैसे मार रहे हैं। कोबाल्ट में से एक मौका लेता है, उसे जमीन पर गिरा देता है, जहां दूसरे उस पर जल्दी से ढेर हो जाते हैं। खुद को बचाने का कोई रास्ता न होने पर वह केवल अपने सिर की रक्षा कर सकता है, क्योंकि राक्षस उस पर हमला करते हैं। अचानक हमले रुक जाते हैं और कोबाल्ट अपनी जगह पर जम जाते हैं। फिर अपने बाकी गांव की तरह उन दोनों के सिर काट दिए जाते हैं, क्योंकि होयोंग की तलवार से जहर का असर होता है और वह उन दोनों को आसानी से मार देता है। वह जमीन से ऊपर देखता है और हो यांग को बड़े आदमी को उठाने में मदद करने के लिए अपना हाथ पकड़े हुए देखता है। आरएमसी ने ले जाने का काम संभाल लिया, क्योंकि उनका मोहरा खुद कुछ नहीं कर सकता था। सेंग होयोंग से इतना प्रभावित हुआ कि वह खुशी से रोया, और यहां तक कि आरएमसी को अपना बड़ा भाई भी कहा। अपनी खोज पूरी होने के बाद वे तीनों मुख्य लॉबी में लौट आए, लेकिन सेंग बाकी दो की तरह खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीजें सामने आईं, उसने होयोंग को बुलाया, जो अब सम्मान के साथ सिर्फ एक न्यूबी लेवल 2 है। इस तथ्य के बावजूद कि वह और योलो क्रमशः लेवल 8 और लेवल 7 है, ऐसा लगता है जैसे होयोंग उनसे ज्यादा मजबूत है। जिस तरह से उसने होयोंग के प्रति व्यवहार किया, वह जाने में बहुत शर्मिंदा है। वह एकमात्र व्यक्ति जिसकी सेवा करना चाहता था, वह उसका बॉस था, और अगर सेंग के काम बाहर निकल जाते हैं तो वह इसे जी नहीं पाएगा। लेकिन एक आदमी के रूप में किमोंग होयोंग की सेवा करने के लिए वापस नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है कि वे क्वेस्ट को खत्म करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अभी तक कोई और लॉबी में नहीं आया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने इसे दूसरों की तुलना में तेजी से क्लियर कर दिया, क्योंकि वे कोबाल्ट की कमजोरी को ढूंढने में कामयाब रहे। यो को नहीं लगता कि वे भाग्यशाली थे, हालांकि क्योंकि वे केवल हो योंग की वजह से जीवित रहे। उसने कभी पॉइजन का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा होगा, हालांकि उसके समर्थन और हीलिंग के बिना उनके लिए इसके माध्यम से जाना बहुत मुश्किल होता। आखिरकार अन्य पोर्टल्स खुलने लगते हैं और कई पार्टीज धीरे धीरे अपने क्वेस्ट से लौटने लगती हैं। किम जुन स्योंग और सियो जुनहोस की पार्टीज उनके बाद वापस आने वाली पहली हैं। वे इतनी जल्दी वापस आ गए होंगे क्योंकि उन्होंने भी अपने मिशंस के दौरान कोबाल्ट की कमजोरी का पता लगाया था। एक और पार्टी वापस आती है, लेकिन वे बाकी की तरह ठीक नहीं दिखते हैं और उनका एक सदस्य भी गायब है। उनके साथ जो तीसरा व्यक्ति था, उसे दुर्भाग्य से एक कोबाल्ट ने बाहर कर दिया था। आखिरकार सभी पार्टीज वापस आ जाती हैं और मैनेजर घोषणा करता है कि सभी सफल पार्टीज वापस आ गई हैं। पहले मिशन पर गए 24 प्लेयर्स में से 8 प्लेयर्स वापस आने में विफल रहे हैं और केवल 6 पार्टीज जीवित वापस लौटी हैं। होयोंग को उम्मीद थी कि सभी के लिए जीवित वापस आना मुश्किल होगा, लेकिन यह अभी भी चौंकाने वाला है कि 8 पहले ही मर चुके हैं। अब यह सवाल है कि टावर के शीर्ष पर पहुंचने से पहले और कितने मरेंगे। अब जब मिशन खत्म हो गया है, तो जो पार्टीज पूरे जीवित वापस आ गए हैं और जो पार्टी पहले लेवल को सबसे पहले क्लियर करेगी, उन सभी को 1000 गोल्ड मिलेगा। इसके लिए धन्यवाद। हो योंग की पार्टी को दोनों बोनस के कारण 2000 गोल्ड मिला। यह निश्चित रूप से ट्यूटोरियल गोल्ड की तुलना में कम है, लेकिन गोल्ड उसके भविष्य के अस्तित्व के लिए एक इंश्योरेंस की तरह है। अभी के लिए उसे जितना हो सके उतना बचाना होगा। लोग पूछने लगते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे पहले वापस आई, और हो योंग इस बारे से छिपा नहीं सकता, क्योंकि जो पार्टी दूसरे नंबर पर लौटी थी वह पहले से ही जानती है। वह खुद को प्रकट करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन स्यांग उसे मात देता है और आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वह वापस लौटने वाला पहला था। बाकी इस तथ्य से आश्चर्यचकित हैं कि वे सबसे पहले वापस लौटे, और ऐसा लगता है कि स्यांग इस तथ्य के बारे में भूल गया है कि उसे कोबाल्ट्स द्वारा पीटा गया था। हालांकि यह उस पर ध्यान कम करता है, इसलिए हो यांग बहुत ज्यादा शिकायत नहीं कर रहा है। हालांकि बाकी लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हैं, क्योंकि वह सिर्फ लेवल 2 है। वे इस तथ्य से जेलस हैं कि उसे पहला स्थान मिला और सोचते हैं कि उसे उसकी टीम द्वारा कैरी किया गया होगा। फुसफुसाहटें उसके चारों ओर शुरू हो जाती हैं और वह उन सभी को सुन सकता है। यिल उसके बचाव में बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन हो योंग उसे रोक देता है। ऐसा नहीं है कि वे वैसे भी वह जो कहती हैं उसे सुनने जा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा बहस न करना सबसे अच्छा है। इसके बजाय
हो योंग को बस उन्हें दिखाना होगा कि वह क्या कर सकता है। वो सब एक तरफ हो जाता है, इसलिए हो योंग ज्यादा शिकायत नहीं कर रहा है। किम जून, जो अब लेवल 8 पर है, शोरगुल वाले इलाके को शांत करने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि सब शांत हो जाएंगे। अभी के लिए उन्हें हर चीज से ऊपर अपनी खुद की सर्वाइवल पर ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि वह रीजन के सबसे ऊंचे लेवल के प्लेयर्स में से एक है, इसलिए उनकी बातों में कुछ वजन है। सियो जुनहो, जो भी लेवल 8 पर है, उनसे सहमत है और मानता है कि अब उन्हें उन लोगों के लिए आगे बढ़ते रहना होगा जो गुजर चुके हैं। उनकी बातों से भीड़ में जोश आता है और वे सभी एक साथ खुशियां मनाने लगते हैं। जब वे एक दूसरे को एनकरेजमेंट के शब्द चिल्लाते हैं तो इलाके में एक बार जल रही मशालें एक साथ बुझ जाती हैं। फिर वे एक मेनेसिंग लाल फ्लेम के साथ फिर से जल उठती हैं, जिससे इलाके में एक ऑमिनस लाल चमक फैल जाती है। सिस्टम के अनुसार इस रीजन के पहले लेवल की सर्वाइवल रेट औसत से कम है। इस वजह से एक पेनल्टी मिशन शुरू की जाएगी। पेनल्टी मिशन एक डेथ मिशन है जिसका सामना बाकी लोगों द्वारा नॉमिनेटेड एक उम्मीदवार को अकेले करना होगा। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला प्लेयर डेथ मिशन को अंजाम देगा और उनके पास यह तय करने के लिए 5 मिनट हैं कि वह कौन होगा। अगर कोई उम्मीदवार का फैसला नहीं करता है तो वे खुद को ही वोट दे देंगे। यह वही पल था जब लोगों को एहसास हुआ कि यहां वोट दिए जाने का मतलब निश्चित मौत है। जैसे ही टाइमर शुरू होता है, लोग घबराने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वे किसे चुनने वाले हैं। ईल सबको शांत करने की कोशिश करता है और यह आइडिया सामने लाता है कि अगर सब खुद को वोट दें तो किसी को भी डेथ मिशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि सबको यह करना पड़ेगा। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, समय बीतता जाता है और जैसे जैसे समय बीतता है, वे सभी घबराने लगते हैं। यह तब तक होता है जब तक कि कोई यह नहीं देखता कि सियो जानहो द्वारा ली होयोंग पर एक वोट डाल दिया गया है। शून्यों को पता नहीं था कि वोट अनोनिमस नहीं होगा, लेकिन जो नुकसान होना था वह हो चुका था। उन्हें चुनना है और होयोंग को इसकी कुछ हद तक उम्मीद थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हैरान नहीं है। आखिर वह मरना नहीं चाहता है। हालांकि अभी बहुत देर नहीं हुई है और अगर वे सब खुद को वोट दें तो होयोंग को नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि होयोंग सहमत नहीं है और वे नहीं जानते कि यह सच में काम करेगा या नहीं। इसके अलावा ट्रस्ट पहले ही टूट चुका है, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सब प्लान के साथ चलेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके सिर पर एक एक करके और भी वोट बढ़ने लगे और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह लो लेवल है। उन्होंने एक समाज की सारी नोशंस खो दी हैं जहां स्ट्रांग को वीक की रक्षा करनी चाहिए। योल होयोंग को उसकी निश्चित मौत की ओर भेजने की क्रूअल्टी पर उनके साथ बहस करता रहा। मास्क्स भी उतरने लगे और लोग अपना असली रूप दिखाने लगे, क्योंकि वे सभी स्वार्थवश उसे उसकी मौत की ओर भेज रहे थे। जैसे जैसे समय समाप्त होने लगा, किम सियांग वोट डालने वाला आखिरी व्यक्ति था, जिससे उसके खिलाफ वोटों की कुल संख्या 10 हो गई। मौत के मिशन का पोर्टल खुलता है और हो योंग अपनी किस्मत का सामना करने के लिए उसके पास पहुंचता है। यह वह क्षण है जब लोग अपने फैसलों पर फिर से विचार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके सामने परिणाम आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सियोंग इस बात पर हंस रहा है कि अगर हो योंग मर जाता है तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब जब उसे बलि का बकरा बना दिया गया है तो वह पोर्टल की ओर बढ़ता है, जबकि लोग अपराध बोध और राहत में मुंह फेर लेते हैं। किसी के लिए भी यह एक भयानक नियति होती, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गाइड के अनुसार उसे डेथ मिशन में भाग लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके पास इसे पूरा करने का एक उच्च मौका है और उसके ऊपर यदि वह इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो एक संतोषजनक रिवॉर्ड उसका इंतजार कर रहा है। यह एक भयानक नाइटमेयर नहीं है, यह वास्तव में एक डिलाइटफुल ट्रीट है। जैसे ही हो योंग डेथ मिशन के क्षेत्र में प्रवेश करता है, क्षेत्र की रोशनी अपने सामान्य चमकते नीले रंग में लौट आती है। किम जुन योल को सांत्वना देने आता है, क्योंकि वह हो योंग को उसकी मौत के लिए भेजे जाने पर दुखी होती है। यह खेदजनक है कि जो उनका साथी था उसे कहीं ऐसी जगह भेजा गया है जहां से वह कभी नहीं लौटेगा। सियोंग इस भावना को साझा नहीं करता, क्योंकि जहां तक उसका संबंध है, हो योंग को वही मिला जो वह डिजर्व करता था। वह उन्हें बताता है कि उसका लेवल इस बात का प्रमाण है कि उसने केवल सियोंग के उनके ग्रुप को आगे बढ़ाने से फायदा उठाने की कोशिश की। येल उसकी अहंकारी झूठ में दखल देती है। वह उसे बताती है कि हो योंग ही था जिसने उन्हें उस मिशन में पार लगाया, लेकिन सियोंग इसे मियर लक बताकर खारिज कर देता है। वह अभी भी सोचता है कि सियोंग ने उन सभी की हेल्थ कम कर दी थी और उसके बाद हो योंग ने अंतिम वार किया था, लेकिन येल उसे याद दिलाती है कि हो योंग ने उसे लगभग मरने से बचाया था।
और यह आखिरकार उस ओजार को एक पल के लिए रुकने और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो योंग के पास कोई स्किल है जो उसे अपने लेवल को बदलने की अनुमति देती है। यदि ऐसा है तो इस बात की संभावना है कि वह जिंदा वापस आ सकता है। जुयोंग को पूरी कहानी नहीं पता है, लेकिन उसे उम्मीद है कि हो योंग उतना ही अच्छा है जितना कि योल उसे बताती है। अगर ऐसा है तो उसके पास कम से कम जिंदा वापस आने का थोड़ा सा मौका होगा। योल उस पर विश्वास करने का फैसला करती है क्योंकि हो योंग ने खुद कहा था कि वह उन्हें अपनी शक्ति अपनी आंखों से दिखाएगा। जुयोंग एक कोमल मुस्कान देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह ऐसा करेगा। इसी बीच डेथ मिशन डंजन में हो योंग कोबाल्ट कैंप में लौटता है जिसे उसने और यीएल ने नष्ट कर दिया था। वहां पहले वाले कोई कोबाल्ट्स नहीं है और उस जगह में पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक क्रीपियर ऑरा है। लेकिन इसके अलावा वह गाइड के शब्दों पर भरोसा करता है कि उसके पास मिशन को क्लियर करने और एक अच्छा रिवॉर्ड प्राप्त करने का एक उच्च मौका है। वास्तव में अगर चीजें ठीक नहीं होती तो वह खुद के लिए वोट करने की योजना बना रहा था। हालांकि वह अभी भी इस बात से परेशान है कि सियोंग ने होयोंग के लिए अपना वोटिंग इतना स्पष्ट कर दिया। कोबाल्ट ट्राइब्स का हंटिंग ग्रुप वापस आता है जो उसके डेथ मिशन की शुरुआत करता है। उसका मिशन कोबाल्ट चीफटेन और उसके शिकारी समूह को मारना है जो अपने साथियों की मौत से गुस्से में है। कोबाल्ट चीफटेन कालकोठरी का बॉस मॉन्स्टर है और यह एक लेवल 12 मॉन्स्टर है। हालांकि बाकी कोबाल्ट्स की तरह यह भी जहर के प्रति कमजोर है। यह जानकारी मिलते ही हो योंग पिछले कालकोठरी से मिले एक सेब को कुचलता है और उसकी तलवार पर रस छिड़क कर लड़ाई की तैयारी करता है। एक कोबाल्ट बॉस मॉन्स्टर आमतौर पर एक असंभव प्रतिद्वंद्वी होता है और अगर कोई और होता तो वे अपनी हार मान लेते, लेकिन हो योंग के यहां होने से चीजें अलग होंगी। रास्ते में पहला समूह उसके पास आता है और वह अपनी लेवल 2 बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल से उन्हें आसानी से मार गिराता है। आखिरकार सभी कोबाल्ट्स को खत्म कर दिया जाता है और अब सिर्फ वह और चीफटेन ही बचे हैं। अब यह देखने का समय है कि एक डेथ मिशन का बॉस मॉन्स्टर सामान्य मॉन्स्टर्स से कितना अलग है। हो योंग पहल करता है और पहला वार करने के लिए दौड़ता है। चीफटेन वार को कमजोर करने के लिए पीछे हटकर उसके प्रभाव को कम कर देता है। ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर के पास भी अपनी कुछ गंभीर स्किल्स हैं। आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि यह मॉन्स्टर स्पष्ट रूप से मजबूत है, यह लड़ने के बजाय भाग जाता है। हमारा एमसी उसका पीछा करता है और उस पर वार करना जारी रखता है जिससे उसका एचपी नाटकीय रूप से कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह एक बोनस स्टेज की तरह है जिसे कोई भी पार कर सकता है। हालांकि कुल मिलाकर यह हो योंग के लिए अच्छा है। हमारा एमसी अपना हाथ उठाता है और मॉन्स्टर को अंतिम वार देने के लिए उसे नीचे लाता है, लेकिन इस बार काटने के बजाय ब्लेड उसकी त्वचा को खरोंच भी नहीं पाता है। कोबाल्ट ने भी भागना बंद कर दिया है और अब वह स्थिर खड़ा है, आसमान की ओर देख रहा है जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो योंग भी ऊपर देखता है और देखता है कि आसमान एक घातक खून जैसे लाल चांद में बदल गया है। ऐसा लगता है कि इसी के लिए कोबाल्ट समय खरीद रहा था। रात में जब रक्त चंद्रमा की शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी तो उसने वापस मुड़कर वार किया, जिससे होयोंग के कंधे पर एक गहरा घाव हो गया। इधर मुख्य लॉबी में सियोंग खुद को समूह का नया नेता घोषित करता है और टीम के बाकी सदस्यों को टॉवर की बाकी मंजिलों से पार कराने की पेशकश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। यायोल अभी भी जमीन पर बैठी हो योंग के सुरक्षित वापस आने के लिए प्रार्थना कर रही है, जबकि जून खड्डा होकर अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा है। सियोंग यायोल का मजाक उड़ाता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही है जो निश्चित रूप से मर चुका है। यायोल अंततः अपना आपा खो देती है और सियोंग पर चिल्लाती है कि उसमें थोड़ी ही तो इंसानियत हो। इतना घमंडी और अहंकार भरा व्यवहार करने के बाद अगर हो योंग सुरक्षित लौटता है तो वह क्या करेगा। वे बहस जारी रखते हैं जबकि सियोंग अपने कार्यों का बचाव करता रहता है। तभी उनके पीछे एक पोर्टल खुल जाता है जिससे उनकी बहस रुक जाती है। हो योंग आत्मविश्वास से पोर्टल से बाहर आता है, जिसे देखकर बाकी लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। सारी परेशानियों के बावजूद और छाती पर एक बहुत बड़े घाव के बावजूद जो पहले से ही ठीक हो रहा है, होयोंग डेथ मिशन से जिंदा लौट आया था। उसके वापस आने से पहले उसे अभी भी कोबाल्ट सरदार के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के बारे में सोचना था। गाइड ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि जब बॉस मॉन्स्टर की आंखें लाल हो जाती हैं तो वह और भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बस एक ही हमले से हो योंग का 2-3 से ज्यादा स्वास्थ्य कम हो गया था, लेकिन सौभाग्य से उसके लिए पहले का जहर अभी भी असर कर रहा था और कोबाल्ट का स्वास्थ्य अभी भी कम हो रहा था।
उसे बस एक अच्छा वार करने की जरूरत थी और बॉस मॉन्स्टर खत्म हो जाता। लेकिन समस्या यह थी कि वह ठीक ठीक ऐसा कैसे करेगा। कोबार्ड बॉस अपनी तलवार आगे की ओर करके उसकी ओर दौड़ाता है और हो योंग मुश्किल से रास्ते से हट पाता है क्योंकि हमले से एक पेड़ में छेद हो जाता है। इस घटना से हो योंग को एक आइडिया आता है और उसे एहसास होता है कि वह इस लड़ाई को गलत तरीके से लड़ रहा है। वह अब मॉन्स्टर को काट नहीं सकता, लेकिन वह उसे भेदने में सक्षम होना चाहिए। इस पूरे समय वह मॉन्स्टर को स्लैशिंग से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी त्वचा अनकटेबल हो गई थी, इसलिए यह कुछ अलग करने का समय था। मॉन्स्टर एक और राउंड के लिए उसकी ओर दौड़ता है और हो योंग उसकी गति का उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह और भी ज्यादा वजन जोड़ने के लिए उसकी ओर भी दौड़ता है। फिर जैसे ही दोनों टकराते हैं, हो योंग घातक हमले से बच निकलता है और अपनी पूरी ताकत एक बिंदु पर केंद्रित करता है और सफलतापूर्वक जहर से सनी तलवार से कोबाल्ट सरदार के कंधे में स्टैबिंग करने में कामयाब होता है। और इसके साथ स्टैबिंग को अब उसकी बेसिक सोर्ड्समैनशिप के साथ उसकी एक स्किल के रूप में जोड़ा गया है। इसकी बदौलत वह डेथ मिशन को पार कर सका और सुरक्षित रूप से लॉबी में लौट आया। यायोल खुशी से भर जाती है और सुरक्षित वापस आने के लिए उसे गले लगाने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, कोई उसे रास्ते से हटा देता है, जिससे वह एक दीवार से जा टकराती है। उसे देखकर वह भ्रमित हो जाती है क्योंकि सियोंग ही है जो हो योंग को गले लगाता है और वापस आने के लिए बधाई देता है। लेकिन उसके चेहरे के भाव से लगता है कि वह ऐसा करके खुश नहीं है। यहां तक कि हो योंग भी हैरान और डिस्गस्टेड है कि सियोंग अचानक से ऐसा कर रहा है। वह हो योंग को गले लगाता रहता है और सुरक्षित वापस आने के लिए उसकी तारीफ करता रहता है, जबकि बाकी सब इतने स्टन्ड हैं कि कुछ बोल नहीं पाते। हो योंग खुद को सियोंग को पीट पीट कर अधमरा करने से रोकता है, जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहा है। अब जब वह वापस आ गया है तो बाकी लोग धीरे धीरे उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने सच में डेथ मिशन को क्लियर कर दिया था। वे उसे ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन अगर उसने डेथ मिशन क्लियर किया है तो उसे बहुत सारा एक्सपी मिलना चाहिए था, लेकिन उसका लेवल बिल्कुल भी नहीं बदला है। यह देखकर लोग फिर से उस पर शक करने लगते हैं और वे सोचने लगते हैं कि क्या तथाकथित डेथ मिशन भी रैबिट मॉड जैसा ही है, और यह सब उन्हें डराने की एक चाल थी। हो योंग गुस्से में अपनी जुबान को पकड़े रहता है और कुछ न कहने की कोशिश करता है। उसे इसकी आदत हो जानी चाहिए थी क्योंकि स्कूल में भी उसे यही सब झेलना पड़ा था। दुनिया चाहती है कि कमजोर लोग कमजोर ही रहें, और ये लोग भी कुछ अलग नहीं हैं। स्कूल में जब वह अपनी मिड टर्म्स में परफेक्ट मार्क्स लाता था तो लोग उसकी सफलता पर शक करते थे, सोचते थे कि उसने चीटिंग की होगी क्योंकि वह एक अनाथ था। वे सोचने लगते हैं कि वह कहीं छिपा हुआ था और समय बिताने के बाद बाहर आया, जैसा कि उन्होंने ट्यूटोरियल में भी सोचा था। वे उस पर शक करने लगते हैं क्योंकि उसका लेवल अभी भी कम है, और यहां तक कि यह भी मानते हैं कि उसने अपना समय किसी गड्ढे में छिपकर बिताया और लेवल खत्म होने का इंतजार किया। वह अपने अतीत से ऐसे लोगों को जानता था, लेकिन इससे इन हालात को संभालना आसान नहीं हो जाता। इससे पहले कि वह तय कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए, कोई उसकी मदद के लिए आता है। यह योल है जो सियोंग द्वारा फेंके जाने से खुद को ठीक कर रही थी। वह उन सभी से पूछती है कि वे अब भी उस पर शक क्यों कर रहे हैं, जबकि उसने डेथ मिशन में बचकर खुद को साबित कर दिया है। वे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और वे अपने पूर्वाग्रहों को खुद पर हावी होने दे रहे हैं। सियोंग भी गुस्से में आगे बढ़ता है और उन सभी को डांटता है कि हो योंग के इम्पॉसिबल मिशन से लौटने के बाद वे माहौल खराब कर रहे हैं। हालांकि वह माहौल को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन सभी से ज्यादा पागल लगता है। लेकिन उनके इस व्यवहार की वजह से हो योंग को थोड़ा यकीन होता है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। वैसे भी अगर उसे टावर में जीवित रहना है तो उसे उन्हें कुछ कन्विंसिंग दिखाना होगा। वह उनका ध्यान खींचता है और डंजन बॉस को हराने से मिली हुई चीज को दिखाता है। यह इंडोमिटेबल सोर्ड नामक एक रेयर आइटम है जिसमें हाई अटैक पावर है। यह आइटम इतनी स्ट्रांग है कि इसे चीट की माना जा सकता है। दूसरे खिलाड़ियों के पास तो स्टेटस विंडो भी नहीं है, जिसका मतलब है कि यह आइटम सच में बाकियों से बहुत बेहतर है। इसके अलावा उसके पास एक जहरीला सेब भी था, जबकि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि योल ने कहा था, हो योंग सच में असाधारण है। वह शानदार आइटम टीम के लिए कुछ एक्सपी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जब एक खिलाड़ी उसे टीम का हिस्सा कहता है तो हो योंग उसे वहीं रोक देता है। आखिरकार वे यह नहीं भूल सकते कि कुछ समय पहले ही उन सभी ने उसे मरने के लिए भेज दिया था। इससे पूरा इलाका शांत हो जाता है और किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। सबसे पहले सियो जुनहो बोलता है
क्योंकि जब हालात खराब होने लगे थे तो हो योंग को नॉमिनेट करने वाला पहला व्यक्ति वही था। वे जो कुछ भी उन्होंने किया वह बिल्कुल भी जायज नहीं था, और अंत में यह उनकी स्वार्थी सोच थी जिसने हो योंग को इतनी खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। वे सभी जानते थे कि सबसे निचले लेवल वाले होने की वजह से उसे वोट देना उसे मौत के मुंह में भेजने जैसा था, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया। इसके लिए सीओ जुनाहो जितना हो सके उतना झुककर अपने कामों के लिए हो योंग से औपचारिक रूप से माफी मांगता है। वह सच में खुश है कि उनका एमसी किसी तरह जिंदा वापस आने में कामयाब रहा। दूसरी खिलाड़ी सीओ युनजिन उतनी ज्यादा माफी नहीं मांगती है। वह हो योंग को मरने के लिए भेजने के अपने कामों को यह कहकर जायज ठहराती है कि किसी न किसी को तो जाना ही था, और इस बात के बावजूद कि उसे मरना था वह एक दुर्लभ आइटम के साथ वापस आया। तो सब कुछ ठीक ही रहा। हुनो को विश्वास नहीं हो रहा कि वह इतनी निर्दयी हो सकती है और अपने कामों के लिए थोड़ा सा भी अपराध बोध महसूस नहीं करती, लेकिन वह और भी ज्यादा जोर देती है और जुन्हो को याद दिलाती है कि हो योंग के लिए सबसे पहले उसने ही वोट किया था। इससे पहले कि बहस और ज्यादा बढ़ जाए, हो योंग उसे रोक देता है। उसने यह बात इसलिए नहीं उठाई थी कि उन्हें डांटे, बल्कि इसलिए ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हों। उन्हें डेथ मिशन के वोटिंग के दौरान यह बात समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन टावर उन्हें इस तरह के क्वेस्ट इसलिए देता है ताकि उनकी टीम में फूट पड़ जाए। यह उनके बीच अविश्वास और झगड़े को बढ़ावा देने के लिए उन्हें भड़का रहा है। इस डेथ मिशन से जिंदा वापस आने में कामयाब होना उनके लिए यह साबित करने का एक मौका है कि वे टावर के इरादों को धता बता सकते हैं। अगला कदम भविष्य के लिए एक योजना बनाना है, और सबसे पहली चीज जिस पर उन्हें सोचना है वह यह है कि टावर पर चढ़ते समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जिंदा रखा जाए। अगर वे ऊंचाई पर चढ़ते रहेंगे तो वे किसी दिन अंत तक पहुंच पाएंगे और आखिरकार वे अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ पाएंगे। उसके शब्द बाकी लोगों में उम्मीद जगाते हैं और वे यकीन करने लगते हैं कि वे सच में कुछ कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। लोग यह देखना शुरू कर देते हैं कि किसी को उसके स्तर से आंकना कितना तुच्छ है, और वे होयोंग की उदारता की भी तारीफ करते हैं। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगला मिशन इन सब के बिल्कुल खिलाफ जाता है। कुंगुम आता है और उन्हें बताता है कि उनका अगला मिशन एक सर्वाइवल गेम होने वाला है। यह अगला मिशन दूसरी मंजिल का है और यह इस क्षेत्र में बचे हुए 16 प्लेयर्स के बीच होगा। इस बार उनका खेल एक बैटल रॉयल है, लेकिन चूंकि यह एक लोअर लेवल है इसलिए उन्हें आगे आने वाली चीजों का सिर्फ हल्का सा स्वाद मिलेगा। वह नियमों को समझाना शुरू करता है। इस लेवल 2 के मिशन में 16 प्लेयर्स और 16 डॉपलगैंगर्स होंगे। इसका मतलब है कि कुल 32 लोग होंगे। मिशन को पूरा करने की शर्त सभी डॉपलगैंगर्स को मारना है। यह सरल लगता है, लेकिन डॉपलगैंगर्स में ओरिजिनल जैसी ही सभी स्टैट्स और यादें होती हैं, इसलिए उन्हें पहचानना लगभग असंभव होगा। अंतिम नियम यह है कि डॉपलगैंगर को मारने वाले प्लेयर के लिए कोई इनाम नहीं है, लेकिन अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को मारता है तो उसे रिवॉर्ड के रूप में स्टैट पॉइंट्स और गोल्ड मिलेंगे। दूसरे शब्दों में यह मिशन लोगों के लिए मजबूत बनने का एक अवसर है। हालांकि यह एक भयानक अवसर है, क्योंकि कुम उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कह रहा है। हालांकि एक और नियम है, और यह सबसे गंभीर है। हर 30 मिनट में जब कोई किल नहीं होता है तो हर कोई तुरंत लॉबी में वापस आ जाएगा और एक बड़ी आपदा का सामना करेगा। अपनी उंगलियां चटकाते हुए कुंगुम लॉबी में कुछ भयानक समन करता है। एक पर्पल पोर्टल खुलता है और लॉबी में एक विशाल हाथ बाहर आता है। यह मैसिव मॉन्स्टर इतना मजबूत है कि इसका स्तर पूरी तरह से अज्ञात है, और यह इतना भयानक है कि लॉबी में ज्यादातर लोग अपनी जगह पर जमे हुए हैं। इसके विशाल रूप से यह साफ है कि उनमें से किसी के लिए भी इससे लड़ना असंभव है। विशाल हाथ जमीन पर गिरता है और होयोंग मुश्किल से अपने आसपास के लोगों को रास्ते से हटा पाता है। यह विशाल जानवर सचमुच एक डिजास्टर है और उनमें से कोई भी इसे हरा नहीं पाएगा। वे अभी अभी पहली मंजिल से पास हुए हैं और उनमें से कोई भी इतने बड़े जानवर का सामना नहीं कर पाएगा। हर कोई घबराहट में आ गया है और कुछ लोग डर से कांपते हुए और मदद की भीख मांगते हुए मुश्किल से ही हिल पा रहे हैं। मॉन्स्टर एक और मैसिव अटैक की तैयारी करता है और अपनी मुट्ठी एक प्लेयर की तरफ लाता है। हुआंग दौड़कर आता है और उन्हें इंपैक्ट जोन से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह ऐसा हमेशा नहीं कर सकता। दूसरी मंजिल का मिशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और लोग पहले से ही मौत के कगार पर हैं। वहीं कुंगुम जमीन पर लेटकर डरे होने का नाटक करता है। जरा सोचिए, क्या यह बस एक और दिखावा है जैसा कि पिछली बार हुआ था, ताकि वे सभी इस अगले मिशन को गंभीरता से लें?
इसका मतलब यह हो सकता है कि वह विशालकाय मॉन्स्टर सचमुच उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह बस उन्हें डराने के लिए है। हालांकि विस्फोट और लोगों का खिलौनों की तरह इधर उधर फेंका जाना जल्दी ही इस थ्योरी को गलत साबित कर देता है। ये बहुत रियल है और वे सभी खतरे में हैं। उनमें से जो फुर्तीले थे उन्होंने अपनी घबराहट पर काबू पाया और मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चाहे वे कितने भी हमले करें कुछ नहीं होता। ये बीस्ट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है और सच में उन्हें मारना चाहता है। योल अपनी तरफ से घायलों को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका माना तेजी से खत्म हो रहा है। अभी तक कोई नहीं मरा है, लेकिन अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। एक और विशाल मुट्ठी एक बार फिर नीचे आती है और इस बार वह सीधे हो यांग की ओर बढ़ रही है। बचने के लिए मुश्किल से ही कोई समय है और ब्लास्ट जोन में इतने सारे लोग हैं कि वे बस भाग नहीं सकते। वह इस पूरे समय अपनी असली ताकत को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी यह सोचने का समय नहीं है कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर वह इस चीज को रोकने के लिए कुछ नहीं करता तो सभी मर जाएंगे। वह आने वाले हाथ पर हमला करने की तैयारी करता है और उसके सारे कार्ड्स इंडोमिटेबल सोर्ड और उसकी स्टैब स्किल के बीच के तालमेल पर निर्भर हैं। एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसकी हताशा के कारण उसकी बेसिक सोर्ड्समैनशिप लेवल 8 तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से अपनी सोर्ड को विशाल हाथ की तरफ थ्रस्ट करता है और आश्चर्यजनक रूप से हो योंग सहित सभी को स्टैब से मॉन्स्टर को भारी डैमेज होता है और उसका हाथ पूरी तरह से गायब हो जाता है। एक पल के लिए कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि अभी अभी क्या हुआ। फिर आखिरकार वे सभी खुशी से चिल्लाते हैं और हो योंग के नाम का जयगान करते हैं। हो योंग दूसरी तरफ हैरान है कि सोर्ड इतनी मजबूत है। यह निश्चित रूप से उसके अब तक के अनुभव से अलग है, लेकिन इसने उसकी उम्मीदों को कहीं ज्यादा पार कर दिया। लेकिन उसके पास जश्न मनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम मैसेज आता है और उसे बताता है कि वह 3 मिनट तक एग्जॉस्टेड रहेगा, क्योंकि उसने अपनी सीमा से परे ताकत का इस्तेमाल किया था। आखिरकार वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है और एग्जॉस्शन में फर्श पर गिर जाता है। 3 मिनट के बाद उसकी एग्जॉस्शन की हालत खत्म हो जाती है और वह चौंक कर जाग जाता है। जैसे ही वे देखते हैं कि वह होश में है, सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह आखिरकार ठीक है। जूनो इस बात पर अपने आंसू रोक नहीं पाता कि हो योंग सच में कितना स्ट्रांग है, और वह यह भी मानता है कि हो यांग का बेहोश होना बस एक सेरेमोनी थी। हो योंग उसे अनदेखा करता है और इसके बजाय पूछता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। मॉन्स्टर को वापस भेज दिया गया, क्योंकि यह टाइम्ड राउंड सिर्फ उन्हें असली चीज का स्वाद देने के लिए था। कुंगुम को यह उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी फ्रेंडली हैं, भले ही उनमें से ज्यादातर अभी अभी मरने से बचे हैं। भीड़ में भगदड़ मचाने के लिए वह उन्हें याद दिलाता है कि हर 30 मिनट में एक दूसरे को मारना होगा। इसका मतलब है कि जो लोग अभी आसपास खड़े हैं वे एक दूसरे को मार सकते हैं। इससे उनमें थोड़ा डर फिर से पैदा हो जाता है और अपने मकसद में कामयाब होकर कुंगुम एक पोर्टल के जरिए भाग निकलता है और गायब हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।